आज का जो विषय है बेहद महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज के इस विषय को अगर आपने समझ लिया, आप ज्योतिष में गढ़ने वाली जो भ्रांतियां हैं या एक दृष्टिकोण जो पूरा नहीं है, उसको आप समझ लेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने पिछले विषय में आपको पढ़ाया था दुर्योग। राहु के साथ बनने वाली ग्रह युति से जो दुर्योग जन्म लेता है वो हम पढ़ चुके हैं। अब मैं इस दुर्योग पर और एक गहरी दृष्टि डालना चाहूंगा, और गहराई में। राहु क्या है? तो राहु है छाया ग्रह, छद्म बेसधारी। राहु केतु क्या है? छद्म बेसधारी। यह है, राहु जो है छद्म बेसधारी है। इस बात को आप याद रखिएगा पहले तो। अच्छा, और मैंने क्या बताया था? 3 पॉइंट जाते समय मैंने बताए थे, जब क्लास ले रहा था मैं, कि राहु केतु मूलतः पाप विच्छेदात्मक ग्रह है। इनका जो मूलतः प्रभाव है वो पाप ग्रह का प्रभाव है। दूसरा पॉइंट, राहु केतु जिसके भी घर में बैठते हैं उसका स्वरूप बना लेते हैं। तीसरा पॉइंट, यदि कोई ग्रह युति हो तो उसके समान फल देते हैं। जाते समय बता के गया था, सुन लीजिए अब। जैसे आप देख रहे होंगे, मैंने एक कुंडली के अंदर दो तीन कुछ राहु से बनने वाली दुर्योग मैंने यहाँ बना दी हैं। आप देख रहे होंगे इस चीज को। आपको मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? बस। नितिन जी, चलो, अच्छी बात है, पाई गए आप। बढ़िया है। दरअसल इस समय वर्तमान में गुरुकुल में हूं मैं, तो थोड़ा आसपास शोर आए तो उसको अनदेखा कर दीजिएगा। जो है, फिर आज मैं आपको बताऊंगा कि राहु से बनने वाले जो दुर्योग हैं, किस तरह से वो राज्यों का काम कर रहे हैं आज के इस कलयुग में। यानी कि राहु से बनने वाली जो युति है, इसे आप गुरु चांडाल, अंगारक, जड़ तत्व, श्रापित, ग्रहण, ठीक है, लंपट, इन अवस्थाओं में आप उन ग्रहों युतियों के दुष्ट प्रभाव को जानते हैं, और जान चुके हैं अच्छे से। मैं समझता हूँ पढ़ चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, बिना समय व्यर्थ करे अपने मूल उद्देश्य पर आते हैं। मेष लगन की कुंडली है, राहु गुरु की युति कुंडली के नवम भाव में है। तो राहु क्या है? छद्म बेसधारी, छाया ग्रह। जिसके घर में बैठेगा उसका स्वरूप बना लेगा। अब ये सब चीजें हम पढ़ तो रहे थे, अब इन्हें अप्लाई करने का मौका कब मिलेगा? तो अब मिलेगा। अब वो समय आ गया, कर लेते हैं। धनु के स्वामी कौन है? गुरु। राहु गुरु के घर में बैठकर पहले तो गुरु का स्वरूप बनाया, और गुरु के साथ बैठकर गुरु के समान व्यवहार करने लगे। तो राहु गुरु से बनने वाली ग्रह युति का जो दुष्ट प्रभाव है वो तो देखने को मिलेगा, जो मैंने बताया था, वो कम नहीं होगा। लेकिन अब क्या हुआ? अब तक तो सिक्के का एक पहलू देख रहे थे हम, लेकिन अब सिक्के के दो पहलू देखेंगे। क्यों? क्योंकि राहु सर्वाधिक, नियम क्या कहता है कि जब राहु केतु नैसर्गिक शुभ ग्रहों की राशि में बैठे हैं और किसी नैसर्गिक शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं, तो वह विशेष फलदायी हो जाते हैं। मैं दोबारा फिर रिपीट करूंगा। राहु या केतु नैसर्गिक शुभ ग्रहों की राशि में बैठे हैं और किसी नैसर्गिक शुभ ग्रहों के साथ आकर के बैठ जाएं, तो वह विशेष शुभ फल प्रदायी बन जाते हैं। इस चार्ट के माध्यम से मैं अभी कुछ सेकंडों में सिद्ध कर दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। राहु गुरु के घर में बैठकर
पहले ने उन्होंने गुरु का स्वरूप बनाया। राहु। क्या हो गया? कल मिल लेना विश्वास मुझसे। कल यहाँ से आ जाना। दरवाजे पे। तो राहु ने क्या करा, पहले तो गुरु के घर में बैठकर गुरु का स्वरूप बना लिया, और गुरु के साथ बैठकर गुरु के समान व्यवहार करने लगे, यानी कि हूबहू बहू गुरु की कॉपी कर लिया। पहले तो गुरु के घर में बैठकर गुरु के स्वभाव और गुण को ग्रहण कर लिया। तो गुरु का स्वभाव गुण क्या है? जानते ही हैं। जानते ही हैं। और गुरु के साथ बैठकर गुरु के साथ बैठकर गुरु के साथ बैठकर ये गुरु के समान फल देने लगे। गुरु के साथ बैठकर ये गुरु के समान फल देने लगे। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि राहु और गुरु की युति यदि धनु राशि में है तो केवल और केवल शुभ फल प्रदायक हो जाएगी। नहीं, एक सिक्के के अब तक तो आप एक पहलू पढ़ रहे थे कि राहु और गुरु की युति से चंडाल योग बनता है। विषय ये अभी भी वैसी है और आगे भी वहीं तक रहेगा, बिल्कुल बदलेगा नहीं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू दिखा रहा हूं आज आपको मैं। कैसे कि बड़े बड़े इंजीनियर्स होते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल फील्ड के अंदर, आईटी फील्ड के अंदर, या उद्योगपति होते हैं, उनकी कुंडली में ये ग्रह युति देखते हैं आप, तो बड़ा आश्चर्य होता होगा आप। अब ये राहु और गुरु की युति का दुष्ट प्रभाव तो देखने को मिलेगा, जो मैंने बताया था कि जातक को समाज जितना मान सम्मान, गुरु क्या है? मान सम्मान। गुरु क्या है? यश। गुरु क्या है? ऊंचाइयां। गुरु क्या है? आपका ज्ञान। तो आपके क्षमताओं का आपको सही मूल्यांकन कभी नहीं मिल सकता। ये तो देखने को मिलेगा। अब राहु नैसर्गिक शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं, और किसी भी, यहां पे मैंने गुरु को बैठाया है, आप चंद्रमा को बैठा दीजिए, आप शुक्र को बैठा दीजिए, आप बुध को बैठा दीजिए, या तो मैंने गुरु को बैठाया है, आप अपने हिसाब से कैसे भी बैठा दीजिए। तो क्या होगा? ये राहु विशेष फल प्रदायक बन जाएंगे, शुभ फल प्रदायक बन जाएंगे। जहां आपको राहु गुरु की युति से नुकसान देखने को मिलेंगे, वही कुछ फायदे भी देखने को मिलेंगे। यही राहु गुरु की युति अब क्या करेगी? आपको आपके आगे बढ़ने के लिए आपके रास्ते बनाएगी, उत्थान के रास्ते बनाएगी। ये करेगी ये ग्रह युति। लेकिन लेकिन अभी बात अधूरी है। अब ये ग्रह युति करेगी क्या, मैं आपको बता देता हूं खुल के। क्योंकि ज्योतिष वेदों के नेत्र है, और यहाँ पर जो मृत और अस्त, क्या हो गया? यहाँ पर जो मृत और अस्त है ना, यहाँ पर जो मृत और अस्त, पाप प्रभाव, पाप ग्रहों से दृष्ट, शुभ ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों के साथ युति, शुभ ग्रहों के साथ युति, नीच, जो कुछ भी चर्चा चल रही है वो सिर्फ 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 केवल 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 आध्यात्मिक दृष्टिकोण से चल रही है। जब राहु के साथ बैठकर साधु के अंदर राहु के साथ बैठकर साधु के अंदर चोर की चोरता आएगी, तो उस चोर के अंदर भी साधु की साधुता आएगी। पर कहने का मतलब समझ गए होंगे। और इससे आप थोड़ा ये भी समझ गए होंगे कि राहु गुरु की युति, बेटा पानी रख जा, पानी रख जा। राहु गुरु की युति जब इस तरह की धनु राशि में बनेगी, तो वो क्या वो श्रेष्ठ फल देगी, आप समझ सकते हैं? समझ गए होंगे थोड़ा। जी है। जी है, समझ गए होंगे। वो ये फल देगी कि ये पाप प्रभाव में आ जाएंगे अब। जी। अब क्या होगा? ये पाप प्रभाव में, भाई संगति तो मिल गई उसको, गुरु को संगति तो राहु की मिल ही गई, कुछ भी कह लो। राहु क्या है? छद्म वेशधारी। गुरु के घर में बैठ के गुरु का स्वरूप बना लिया, गुरु के समान व्यवहार करने के लिए बाध्य होगा। लेकिन राहु का अपना एक मूल स्वभाव भी तो होगा। अभी किसी एक व्यक्ति ने कहा था, गुरुकुल के लड़के ने, कि राहु का खुद का कोई स्वतंत्र प्रभाव नहीं है, राहु छाया ग्रह है। कई सारे आचार्य बैठे थे, आज का समय था। तो मैंने मैंने उनसे इतना बोला कि अगर ये इनका खुद का कोई स्वतंत्र प्रभाव नहीं है, तो उनको महादशा क्यों प्राप्त हुई, और क्यों फिर ये राहु काल देखा जाता है?
मैंने उनको ये बोला। खैर, समझने वाले समझ गए होंगे अब। यहां पर ये कलयुग है। इस कलयुग के अंदर क्या है? आपके पास, बस मेरे कहने का अर्थ समझ गए होंगे, आप सफल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। दूर से हम आपको या हम अपने बच्चों को किसी व्यक्ति का घर दिखाएंगे, उसका ऑफिस बंगला, उसकी प्रसिद्धि दिखाएंगे, उसको दूर से ये बोलेंगे देखो कितना प्रसिद्ध व्यक्ति है। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? लेकिन बस ये है। ज्यादा मैं नहीं बोल सकता, समझ सकते हो आप। लेकिन वो प्रसिद्धि के पीछे का रहस्य बता रहा हूं मैं आपको। वो प्रसिद्धि के पीछे की मेहनत बता रहा हूँ। मेहनत तो वो भी है, लेकिन उस मेहनत के अंदर आप समझ लो क्वालिटी क्यों। इस कलिकाल के अंदर राहु से बेहतर कोई ग्रह है ही नहीं धन देने के लिए तो। छल ठग प्रपंच कूटनीति राजनीति द्वंद्व फंद धोखाधड़ी ईर्ष्या भिड़वाना जलवाना एक दूसरे से, सब कुछ। तो धन तो आना ही है फिर तो। अब वो अलग बात है कि अंत तो गतवा क्या होगा फिर। जो है, तो मेरे कहने का मूल अर्थ ये है कि राहु गुरु की युति श्रेष्ठ जो फल देगी, वो क्या देगी? समझ गए होंगे भाई। स- चोर के अंदर साधु की साधुता आ गई, तो राहु ने गुरु के संग बैठ के गुरु की कॉपी करी, गुरु के समान व्यवहार करा। लेकिन ये क्यों भूल गए कि राहु का खुद का स्वयं का अपना एक प्रभाव है। वो क्या? कि विद्या विहीन मति विभ्रम सर्वशून्यम विश्वम भयाति विस्माप्रदम वित्तुल्यम भयादि भयोक्तनानि विषानि चैव राहुर्दशा सृजतं जीवनं संशयम्। राहु द्रानब मंत्री च सिंह काचित नंदनम अर्धकायम महावीरम चंद्रादित्य दिमर्दनम। ये स्कंद पुराण के अंदर वेद व्यास जी के द्वारा लिखा हुआ श्लोक है। अब मैं ज्यादा खुल के क्या बताऊं, और बता दूं गहराई में, तो साधु के अंदर भी चोर की चोरता आ जाएगी। कुल मिला के अब जी, एक साधु ऐसा जो संध्या तो कर रहा है लेकिन संध्या उसके मन में कोई अब इंटरेस्ट नहीं रहा। एक साधु ऐसा कि जहां अब वो, उसके अंदर कुछ तत्व आ गए राहु के, आ गए कि ला बेटा थाली में पैसा रख, फटाफट से रख, रख दे। वो स्थिति वाली ये है। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, मैं एक प्रभाव बता रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि वो उसी क्षेत्र में हो, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। तो ये था शुभ फल मिलने का मतलब ये था। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं, जब मैं बार बार चर्चा करता हूं कि कैसे एक शुभ ग्रह पर एक पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाएगी तो उसकी शुभता में कमी आ जाएगी, यहां सीन अलग है। यहां सीन अलग है। जब कोई शुभ ग्रह पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाएगी उसकी शुभता में कमी आ जाएगी। अगर यही गुरु इस घर में नहीं बैठे होते, कहीं और बैठे होते, राहु उनको देख रहे होते, तो ऐसा नहीं होता। गुरु की शुभता में कमी आ जाती, लेकिन संगति के अंदर तत्वों का मेल नहीं होता। यहाँ पर संगति पढ़ने के चक्कर में क्या हो गया, एक दूसरे के गुण एक दूसरे में चले गए। चंडाल गुरु चंडाल योग का दुष्ट प्रभाव तो देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा जातक फिर चुपकाने वाला हो जाएगा। बस आगे बढ़ता हूं। दूसरे भाव में देखिए, शुक्र और केतु की युति कुंडली के दूसरे घर पर। या तो मैंने राहु की चर्चा कर रहा था ना, केतु को भी पूरा कर देता हूं। केतु को भी समझ लीजिए, केतु का भी प्रभाव लगभग लगभग वैसे ही है। विकास समझ में आ रहा है? बृहद विषय ही है ये विषय जो है। ये विषय अब थोड़ा विवेक लगाने वाला है, आध्यात्म है। जैसे आप कविताएं पढ़ते हो ना, ठीक वैसी ही है। इस विषय को अगले दिन मैं कविता के रूप में समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। शुक्र और केतु की युति वृष राशि में। पहले क्या करा, केतु ने शुक्र के घर में बैठकर शुक्र का स्वरूप बना लिया, और शुक्र के साथ बैठकर शुक्र के व्यवहार, शुक्र के समान व्यवहार करने लगे। शुक्र के घर में बैठकर केतु ने भोग विलासिता के घर में, केतु ने, क्योंकि केतु क्या है, छाया ग्रह। ये कोई बुद्ध नहीं है, ये कोई गुरु नहीं है जो किसी भी घर में बैठ के उसकी कॉपी करेगा। ये छाया ग्रह है। माफ कीजिएगा, ये कोई बुद्ध गुरु नहीं है जो अपना प्रभाव देगा, इसको राशि से मतलब नहीं होगा। ये एक अलग ग्रह है, राहु केतु छाया ग्रह है। भोग विलासिता ऐश्वर्य काम के घर के बैठकर उसने उसका स्वरूप बना लिया। कैसा? वैसे ही जैसे बोल रहा हूं। और शुक्र के संग बैठकर उसने उस चीज को और बढ़ा दिया। धन प्रदायक बन जाएगा ये। केतु शुक्र की युति लंपट योग होती है। क्यों होती है? क्योंकि राहु सामने हो जाएंगे। और केतु शुक्र की युति लंपट योग होती है, मालूम होगा आपको।
ये और व्यवस्था भंग हो गई। कोई दिक्कत नहीं। केतु शुक्र की युति लंपट योग होती है, और इस युति के अंदर क्या होता है, चारित्रिक कमी तो आ जाती है। ये आपको जानते हैं, पहले भी बता चुका हूं। अब इस युति के अंदर क्या होगा कि ये धनदायक बन जाएगी, लाभ प्रदायक बन जाएगी, क्योंकि कुंडली के दूसरे घर में है ये युति। दूसरे घर में युति बन रही है केतु और शुक्र की। दूसरा भाव क्या है, धन का। धन का स्वामी धन के ही घर में बैठा है, केतु के संग युति बना करके बैठा है। पहले तो केतु ने शुक्र के घर में बैठ के शुक्र का स्वरूप बना लिया। फिर क्या करा इसने, शुक्र के समान व्यवहार करने लगा, व्यवहार करने के लिए शुक्र के समान फल देने लगा। तो ये युति का दुष्ट प्रभाव तो देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो युति है, अब ये युति है, ये धन प्रदायक बन जाएगी, लाभ प्रदायक बन जाएगी। ये है। अब वो कैसे बनेगी, वो इसकी चर्चा करूंगा मैं। ये है। आगे बढ़ता हूं। शुक्र और राहु की युति षष्ठ भाव में है। पहले राहु ने क्या करा, यहां पर आप देख रहे होंगे, अलग सीन है यहाँ पर। यहाँ पे राहु बुध के घर में बैठे हैं, और बुध के साथ नहीं बैठे, लेकिन शुक्र के साथ बैठे हैं। मैंने सीन ही अलग कर दिया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो राहु जो है, जिस भी ग्रह पर दृष्टि, जिस भी ग्रह के साथ होगा, जिस भी ग्रह के साथ होगा उसके समान व्यवहार करने के लिए बाध्य हो जाएगा, पहली चीज। और आध्यात्मिक विषय है ये। जिस प्रकार राहु गुरु के साथ बैठकर एक कमरे में चोर और साधु को बिठा दिया, तो दोनों में एक दूसरे की संगत आई नहीं आई, एक दूसरे की संगत का फल आया नहीं आया। मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये है ज्योतिष अध्यात्म है। और ये मृत अस्त ऊंच नीच, और क्या कहते हैं, जब तक इस चीज को नहीं समझोगे, शुभ प्रभाव पाप प्रभाव। मैंने क्यों बोला था जब फलादेश के नियम पढ़ा रहा था षटबल में, दृष्टि बल में, कि जब एक पाप ग्रह पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है, यानी कि एक पापी इंसान पर शुभ इंसान की दृष्टि पड़ जाए, किसी शुभ सानिध्य में आ जाए, वो दृष्टि पड़ जाए, साथ नहीं बैठा हो, दृष्टि पड़ जाए, तो उसकी पापता में कमी आ जाती है, उसके पाप प्रभाव में कमी आ जाती है। बिल्कुल कमी आ जाएगी, 70% कमी आ जाएगी उसको। और कैसे, जब एक शुभ ग्रह पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो उसकी शुभता में कमी आ गई। और कैसे एक पाप ग्रह के ऊपर एक पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो एक तो नीम ऊपर से करेला, वो स्थिति हो गई, यानी कि वो और महापाप प्रभाव देने वाला बन गया। अब आप क्या सोच रहे हैं, अगर इसी राहु गुरु को, या मैं मकर राशि में बैठा दूं, मकर या कुंभ राशि में बैठा दूं राहु या गुरु को, या मंगल की राशि में बैठा दूं, मकर राशि में बैठा देता हूं, तो राहु महापाप प्रभाव देने वाले हो गए। पहले तो शनि की छाया है राहु, और शनि से ज्यादा पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं। शनि के घर में बैठ के इन्होंने पाप स्वरूप बना लिया, महापाप प्रभाव देने वाले हो गए इस समय। अब गलती से भी शनि साथ में आ जाएंगे तो फिर कहना ही नहीं, ऐसा जातक क्या कर सकता है आप समझ ही सकते हो। वो भी छोड़ो, राहु मकर राशि में अगर आ गए, गुरु के साथ आ गए, फिर क्या होगा, और नुकसान देखने को मिलेंगे जीवन काल में। वो नुकसान क्या होंगे, थोड़ा आपको मत लगाना है उस चीज पर अपना, वही ज्योतिष लगानी है आपको। ज्योतिष लगाने का समय अब आ चुका है आपका। मैंने बोला कि राहु नैसर्गिक शुभ ग्रहों की राशि में बैठे हैं, और उस किसी नैसर्गिक शुभ ग्रह के साथ बैठे तो वो विशेष शुभ फल प्रदायक बन जाते हैं। लेकिन वो शुभ फल प्रदायक बनने का मतलब क्या है, मैं वो बताना चाह रहा हूं आपको। जब कोई ग्रह, जैसे राहु गुरु के घर में बैठे हैं, गुरु के साथ बैठे हैं, तो गुरु के घर में बैठ के इन्होंने गुरु का स्वरूप बना लिया, गुरु के साथ बैठकर गुरु के समान फल देने लगे। लेकिन ये मत भूलिए, अब आप एक कमरे पर आ जाइए, एक कमरे पर चोर और साधु को आप एक तरफ कर दीजिए, तो चोर के अंदर साधु की साधुता आएगी, और साधु के अंदर चोर की चोरता आ जाएगी। वो विकृति आ गई अब उसके अंदर। एक ऐसा व्यक्ति, बस वो छलेगा भी इस तरह से कि उसका समझ में नहीं आएगा आपको। बड़ी गहरी चोट देने वाला, अंदर जाकर मारने वाला, अंदर से। मैंने कई ऐसे लोगों की कुंडली देखी है, वो अगर बात भी कर रहे होंगे तो उसकी बात को पकड़ नहीं सकते आप। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप। राहु शुक्र को ले लीजिए। राहु कन्या राशि में बैठे हैं, शुक्र इस राशि में नीच के होते हैं। नीच को हटा दीजिए आप। यहां पर आप शुक्र को ले लिया, आप चंद्रमा को ले लीजिए, आप यहां पर बुध को ले लीजिए, आप यहां पर गुरु को ले लीजिए। ठीक है। नवम भाव में ये युति बनी गुरु के घर में, तो भाग्य प्रदायक। अब वो भाग्य प्रदायक क्या है वो समझा चुका। यही दूसरी द्वितीय द्वितीय भाव में शुक्र के साथ केतु की युति बनी, तो धन प्रदायक लाभ प्रदायक, क्या लाभ प्रदायक वो समझा चुका।
षष्ठ भाव में बनेगी तो शत्रुघ्न बना देंगे, शत्रुघ्न बना देंगे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर बुध भी आकर बैठ जाते हैं, चंद्रमा आकर के बैठ जाते हैं, बन गया शत्रुघ्न युग। क्योंकि राहु, राहु जो है षष्ठ भाव में, इन्होंने पहले तो बुध का स्वरूप बना लिया, उसके बाद किसी शुभ ग्रह के साथ बैठ गए, बस ये बन गया शत्रुघ्न युग उस अवस्था में। उस अवस्था में शत्रुघ्न योग बन गया। वैसे भी षष्ठ का राहु जब बैठा होता है तो ऐसे जातक के शत्रु तो होते हैं, लेकिन शत्रु जीत नहीं पाते ऐसे व्यक्ति से, क्योंकि तीसरे और छठे के राहु कारक होते हैं। मैंने आपको बताया था, राहु तीसरे और छठे के कारक होते हैं। आज का जो विषय है ये मंथन करने वाला विषय है, प्रैक्टिकल विषय है ये। आज का विषय जो है, अब वो गया, अब ये मंथन वाला विषय है। और आज से अब आगे जितने भी विषय चलेंगे वो मंथन करने वाले होंगे, विवेक वाले विषय होंगे। आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक चीजों को कैसे महसूस करते हो आप? कविताओं के माध्यम से। कोई एग्जाम्पल बना लो अपना। जैसे एक अच्छा लड़का और एक बुरा लड़का, दोनों एक दूसरे की संगति में आएंगे तो दोनों के एक दूसरे के गुण एक दूसरे में आएंगे नहीं आएंगे? ये तो मानोगे या ये भी नहीं मानोगे? अरे यहीं पे ले लो, गुरुकुल के अंदर कमरे हैं, यहाँ पर अभी 4 बच्चे बैठे हैं, जिसमें से 2 बच्चे बुरे हैं, 2 अच्छे हैं, तो दोनों के अंदर एक दूसरे के गुण गुण आएंगे नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। रात्रि के समय दृष्टिगोचर और होंगे, क्योंकि काल बल प्राप्त हो जाएगा। चंद्रमा का काम क्या है? लीला रचना, माया। तो ये और प्रभावी हो जाएगा ये। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि राहु और गुरु से जो बनने वाली जो ग्रह युतियां हैं, उस वो तो निश्चित ही दुष्ट प्रभाव देखने को मिलेगा उसका, 100% देखने को मिलेगा। वो खत्म नहीं हो सकता। राहु गुरु की युति धनु राशि में बैठे हो या मीन में बैठे हो, इस बात को याद रखिएगा। प्रथम दृष्टिया पे पहला चेहरा, सिक्के का पहला चेहरा दुर्योग। राहु गुरु की युति का दुष्प्रभाव क्या है, पहले वो बताना है। अगर ये युति धनु या मीन राशि में बन रही है तो समझ लेना कि अब इस छद्म बेसधारी ने गुरु का स्वरूप बना लिया है, गुरु के समान फल दे रहा है। लेकिन मन में इसके क्या है? मन में क्या है? एक ऐसा ब्राह्मण जो वेशभूषा तो धारण करके बैठा है। समझ रहे हैं आप? ज्यादा नहीं कह सकता, पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, आज का जो विषय है, अगर विस्तार से मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको आज अगला विषय पढ़ाता हूँ। ये विषय, इस पर सलाह मंत्रणा करिएगा, आप बैठ के देखिएगा ध्यान से। ये चीज है, ये विषय बहुत जरूरी है। शनि राहु की युति इतनी खतरनाक क्यों मानी जाती है? कभी सोचा आपने? कभी नहीं सोचा होगा। शनि राहु की युति खतरनाक इसलिए मानी जाती है क्योंकि शनि राहु की युति वाले व्यक्ति जो होता है अपने जीवन काल में कष्ट तो बहुत उठाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि उसके प्रत्येक कार्य बाधित होना, एकाकी जीवन होना, खोज करता रिसर्चर होता है हर चीज के पीछे, क्यों शब्द को ढूंढता है वो बैठा बैठा अकेले में, बहुत तीव्र बुद्धि का। हर कार्य बनते बनते बिगड़ जाना, हर कार्य में बाधा अड़चने आना, हर कार्य में विघ्न आना, समस्या देखना। ऐसे जातकों की संतति उनके सामने ही कष्ट देखती है। क्यों? क्योंकि राहु है पूर्वज, आपके पितृ। शनि है पूर्व जन्मों के कर्मों के द्योतक। आपके पाप कर्म, आपके पूर्वजों के पाप कर्म एक साथ मिल गए अब। तो होगा क्या? प्रकृति, अब ये यात्रा भी शेष है, ये जन्म तो चलेगी, आगे भी चलेगी अब से। या हो सकता है कि आपको ज्यादा कष्ट ना हो, आपके सामने संतति को ही है। बस ये मैं हमेशा बताता हूँ। खैर, पितृदोष होता है सर्वाधिक, सर्वाधिक पितृदोष होता है, इसको नजर में रखना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब अगले विषय पर आते हैं। सफर के दौरान थोड़ा मेरा स्वास्थ्य जो है टगमगा गया है, तो आप आवाज देख ही रहे होंगे। और आज थोड़ा लेक्चर दिए हैं, लगातार 3 घंटा लेक्चर दिए हैं मैंने गुरुकुल में, तो वो भी थोड़ा बल, उसके चक्कर में ऊर्जा चली गई है। और शाम का जो भोजन है वो मैं करता नहीं हूँ, तो वो भी थोड़ा। निश्चिंत रहिए, मैं जरूर समझाऊंगा आपको ये विषय। खैर, अब मैं आपको गुण मिलान का, यानी कि कुंडली मिलान के दूसरा गुण, जैसे वश बोलते हैं। वश, वश का मतलब किसी को वश में करना नहीं होता है। वश का मतलब ये होता है कि वर वधु के बीच में सामंजस्य, वर वधु के बीच में
सामंजस्य। चलिए मैं डाटा शेयर कर दूं। चलिए। कुंडली मिलान के आज दूसरे गुण की चर्चा करेंगे। अष्टकूट मिलान के दूसरे गुण की चर्चा करेंगे आप। ये है, वो है वश। वश का मतलब दूसरे को वश में करना नहीं होता। वश का मतलब होता है वर वधु के बीच में परस्पर सामंजस्य। समझ में आ रहा है? वश का मतलब जो है वो दूसरे को वश में करना नहीं होता है। वश का मतलब होता है वर वधु के बीच में परस्पर सामंजस्य। पहली चीज, इस चीज को समझें आप। ठीक है। दूसरी चीज, अगर वर वधु का वश एक होगा, विषय एक होगा, तो इन दोनों में एक दूसरे को लेकर जो परस्पर सामंजस्य होगी बहुत अच्छी होगी। इन दोनों में एक दूसरे को लेकर जो सामंजस्य होगी, परस्पर सामंजस्य, वो बेहद अच्छी होगी, बेहद स्ट्रांग होगी। यह है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं कुंडली मिलान के दूसरे गुण का, जो जिसको शास्त्रों ने 2 नंबर दिए हैं। वर्ण को 1 नंबर दिया था, और महत्वता के पायदान पर ये 7वें नंबर पर आता है ना? क्योंकि 1 नंबर वर्ण को प्राप्त हुआ था, तो महत्वता के पायदान पर वर्ण 8वें नंबर पे आता है। ये माइनर अंक है। सबसे बड़ा अंक होता है नाड़ी का, फिर बकुटी का, गण मैत्री, ग्रह मैत्री। इनके वर्ण, इनकी मेजोरिटी ज्यादा होती है, इनके इनके मार्क्स ज्यादा होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी इनकी महत्वता नहीं है। जब दिए रखे हैं तो महत्वता तो है, लेकिन महत्वता के दृष्टिकोण से 7वें पायदान पर आता है। आइए समझ लेते हैं। मेष राशि। मेष किसको बोलते हैं? देखा होगा आपने, मेढ़। मेढ़ होता है, मेढ़। इसके सिंग घुमे हुए होते हैं। ये 4 पैरों वाला होता है। बकरी होती ना, मेढ़ को बोलते हैं मेष। ये 4 पैरों वाला होता है, चतुष्प। 4 पैरों वाला यानी कि चतुष्प। वृष भी यानी कि बैल। वृष को बोला जाता है बैल। वृष को बोला जाता है बैल। तो बैल के भी 4 पैर होते हैं, चतुष्प। मिथुन देखने में साफ प्रतीत होता है। मिथुन राशि का अगर आप आकार देखेंगे, तो एक पुरुष और एक स्त्री, मिथुन राशि, यानी कि कहीं ना कहीं ये पुरुष, मानव है ये मानव है। तो मानव को द्विपद की संज्ञा दी गई है। समझ में आ रहा है? जी है। विश्वनाथ जी, समझ में आ रहा है? जी जी। थोड़ा एनर्जी लेवल आज थोड़ा डाउन है मेरा। जी है। फिर भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्क राशि। तो कर्क राशि का मतलब है केकड़ा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रैप। कर्क राशि, केकड़ा। केकड़ा कहाँ रहता है? जल में। तो उसको किसकी क्या बोलेंगे हम? जलचर। मैं आपको विषय पढ़ा रहा हूं मैं, सुनना मेरी बात। सिंह राशि। सिंह यानी कि शेर। शेर कहाँ रहता है? शहर में या जंगल में? वन में। वंचर हो गया। सिंह राशि का जो विषय हो गया वो वंचर हो गया। कन्या राशि। कन्या राशि का जो विषय हो गया वो द्विपद हो गया, क्योंकि कन्या राशि भी
पुरुष, कन्या राशि मतलब मानव है, एक स्त्री है जो खड़ी हुई है। बिरगो, मिथुन के अंदर एक पुरुष और एक स्त्री आकृति में नजर आते हैं, तो एक बात तो प्रतीत हो रही है कि ये मानव है। तो द्विपद। तुला, तुला के अंदर भी आप देखो तराजू नजर आ रहा होगा एक व्यक्ति के द्वारा। त्रिपद यानी कि मानव। वृश्चिक यानी कि केक, वृश्चिक यानी कि बिच्छू। बिच्छू क्या है? कीड़ा, कीट। अब यहां पर आ जाइए। धनु राशि का, धनु राशि को अगर आप ध्यान से देखें तो धनु राशि के अंदर आप पाएंगे जो नीचे का हिस्सा है वो, नीचे का जो हिस्सा है और ऊपर का हिस्सा मानव का है, जो धनुष को पकड़ के बैठा हुआ है। धनु माने धनुष, एक मानव, ऊपर का ऊपरी हिस्सा मनुष्य का है, वो धनुष को पकड़ के बैठा हुआ है। इसका उसका पहला हिस्सा पूर्वार्ध जो है, और उसका उत्तरार्ध नीचे का हिस्सा वो एक पशु का है, चार पैरों वालों का। दिख रहा होगा आपको, चिन्ह हो, समझ जाएंगे धनु राशि का, देख लीजिएगा। तो धनु राशि का जो पूर्वार्ध का जो हिस्सा है, जैसे कैसे किसी लड़के की चंद्र राशि धनु राशि है, किसी लड़के की चंद्र राशि धनु राशि है, समझिएगा मेरी बात को। धनु राशि है और गुरु 0 से 15 अंश के हैं। गुरु 0 से 15 अंश के हैं, तो वो द्विपद में कहा जाएगा, उसको द्विपद की संज्ञा दी जाएगी। वो जो है द्विपद में आएगा, क्योंकि वो पहला हिस्सा आ गया। पहला हिस्सा 0 से 15 अंश पर आएगा, और बाकी का हिस्सा जो होगा पशु वाला, वो 6 से 30 अंश पर आएगा। अब किसी व्यक्ति की धनुराशि है, लेकिन गुरु बैठे हैं 16 अंश से 30 अंश के बीच में। 0 से 15 पूर्वार्ध मनुष्य की, जो ऊपर का हिस्सा है जो धनुष पकड़ के बैठा है, और नीचे का हिस्सा जो पशु का है चार पैरों का चतुष्प, वो चतुष्प में आएगा। फिर वो द्विपद में नहीं आएगा अगर ये गुरु 16 से 30 अंश के बीच में हुए तो। ठीक है। मकर राशि, अगर आप मकर को देखें ध्यान से, तो मकर यानी कि मगर के पास, मगरमच्छ के पास दो क्वालिटी होती है, चलने की भी और तैरने की भी। ये तो मानेंगे नहीं मानेंगे आप? चार पैर होते हैं उसके, खड़े होकर चलता है यूं करके, चतुष्प। और उत्तरार्ध का हिस्सा अगर आप पीछे की उसकी पूंछ को देखें, तो उसको जल में तैरने की भी गति प्राप्त है, उसको वरदान है। तो मकर का पूर्वार्ध हिस्सा, पूर्वार्ध का जो हिस्सा है यानी कि 0 से 15 अंश का, वो चतुष्प में गिना जाएगा। लेकिन अगर 16 से 30 अंश का हिस्सा है तो वो जलचर में गिना जाएगा। समझ में आ गया? जैसे किसी की चंद्र राशि मकर राशि है, शनि 0 से 15 अंश के बीच में है, तो वह पूर्वार्ध में माने जाएंगे, यानी कि चतुष्प में गिनती होगी अब मकर राशि की। लेकिन यही शनि 16 से 30 अंश के बीच के हैं, तो अब उनकी जो है गणना जलचर में होगी। समझ में आ गया? जो है कुंभ राशि। कुंभ देखते होंगे, एक व्यक्ति घड़ा पकड़ा हुआ है, घड़ा मनुष्य है, द्विपद में आ गया। द्विपद यानी कि मनुष्य, जलचर यानी कि जल में तैरने वाला, कीट माने कि कीड़ा, चतुष्प माने कि चार पैर वाला, यह है। वंचर यानी कि वन में रहने वाला। मीन, मीन का आप देखते हैं, मछलियां, मछलियां कहाँ रहती हैं? जल पे, यह है। समझ में आ रहा है विकास? यह है। अब ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, जरूरी है आपके लिए। यदि ये इधर वधु का विषय है, वधु का विषय है और वर का विषय है, ठीक है। वधु का, अगर वर और वधु का, मैंने क्या बोला था, वर और वधु का वश, वशः अगर एक होगा, तो उन दोनों को, एक होगा तो उनको 2 मार्क मिलेंगे, 2 मार्क्स। जैसे देखो उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूं। वर का, वधु का देख लीजिए। पहले मैं यहां से शुरुआत करता हूं वधु से, यहां से लेते हैं द्विपद पे। वधु का जो विषय है वो द्विपद है हुआ, और वर का भी विषय द्विपद हुआ, तो दोनों को कुल 2 अंक मिलेंगे। क्यों? क्योंकि महत्वता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्ण का एक और विषय का दो, विषय को 7वें पायदान पर रखा गया है, क्योंकि विषय को शास्त्रों ने 2 मार्क्स दिए हैं, पहली चीज। तो अगर वधु और वर का विषय एक है, जैसे द्विपद वधु का, द्विपद वर का, तो 2 अंक प्राप्त होंगे। क्या होंगे? 2 अंक प्राप्त होंगे। वधु का द्विपद है, लेकिन
वर्ग का चतुष्क है तो जीरो, नहीं मिल पाया मेल, जीरो। दो में से जीरो अंक प्राप्त हुए गुण मिलान में। वैश्य का गुण मिलान करा, कन्या का द्विपद था, वर्ग का चतुष्क था, तो जीरो प्राप्त हो गए। समझ में आ रहा है? सरलता से समझा रहा हूं। वधु का द्विपद हुआ और वर का जलचर हुआ तो भी जीरो। भाई मानव का जल से कोई मैच नहीं, मानव का मानव से मैच होगा, मानव का पशु से भी मैच नहीं होगा चार पैरों वालों से। ठीक है। वर का वो वधु का द्विपद हुआ और लेकिन वर का वंचर हुआ तो आधा, हाफ, यानी कि एक का आधा, एक का आधा। हाफ का मतलब ये नहीं हुआ दो का आधा, दो का आधा तो एक हुआ, आधा का मतलब एक का आधा। वधु का द्विपद हुआ और वर का कीट हुआ तो शून्य। चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसको दिमाग में एक बार याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। ये पंचांग में भी अगर आप पंचांग भी खोलेंगे तो पंचांग में भी आपको यही नजर आएगा और इसी के आधार पे आपको तालमेल बिठाना पड़ेगा। वधु का विषय, अब मैं वर से समझा देता हूं, पहले मैंने यहां से लिया, अब मैं वर से ले लेता हूं। वर का यदि द्विपद हुआ, वर का द्विपद हुआ और वधु का द्विपद हुआ तो दो, वर का द्विपद हुआ वधु का चतुष्पद हुआ एक, वर का द्विपद वधु का जलचर आधा, आधा मतलब एक का आधा, यह है। वर का द्विपद हुआ वधु का वंचर हुआ शून्य, वर का द्विपद हुआ और वधु का कीट हुआ एक। वर का चतुष्पद हुआ और वधु का द्विपद हुआ तो शून्य, वर का चतुष्प हुआ और वधु का भी चतुष्प हो गया तो दो में से दो अंक प्राप्त होगा क्योंकि दोनों का विषय एक हो गया। अब दोनों में आप क्या कह सकते हैं कि विषय दोनों मैच खा गए, तो इसका मतलब इन दोनों में परस्पर सामंजस्य, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग होगी। वर का चतुष्प हुआ और वधु का जलचर हुआ तो एक, एक अंक प्राप्त हुआ, दो में से एक अंक प्राप्त हो गया। वर का चतुष्प हुआ, कन्या का वंचर हुआ शून्य, कोई अंक प्राप्त नहीं हुआ। वर का चतुष्ट हुआ, कन्या का कीट हुआ एक। आप ऐसे लगा सकते हैं अंदाजा। समझ गए? बाकी का आप कर ही लेंगे, मैं समझता हूँ। ये वर का है, ये रहा वर, ये रही वधु। विश्वनाथ जी समझ में आ रहा है? ये है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जरूरी है। हाँ। क्या हो गया विकास? कुछ पूछना है? पूछो पूछो। नमो नमः गुरुजी। आवाज नहीं आ रही, तो तेज बोलो। नमो नमः गुरुजी। हाँ जी जी। जैसे आपने बताया, जैसे भी वधु का बताएगा, वधु का अगर द्विपद है तो जल जलचर पे जाके जीरो हो गया और वंचर पे हाफ हो गया, है ना। परंतु वर का अगर देखा जाए तो वर का अगर द्विपद है, वर का द्विपद है, तो वधु में जाके उसमें जलचर का हाफ हो गया और वंचर का जीरो हो गया। तो बिल्कुल। ऐसा कोई लॉजिक इसका कुछ, या फिर ये तालिका के बीच तालिका इसका है? तो कोई लॉजिक नहीं लगा सकता, ये तो विषय है। ये तो विषय है, मैं लॉजिक हर जगह दे सकता था लेकिन मैंने इसका लॉजिक ढूंढा लेकिन लॉजिक नहीं मिल पाया मुझे। ये पुरातन विधि है, ये पुरातन ऋषियों की विधि है। इसके पीछे मैंने आपको क्या बताया, अगर आक, आकाश को, अगर आकाश जो है वो 360 डिग्री का है, उसको अगर आप 12 हिस्सों में विभाजित कर दोगे तो प्रत्येक हिस्सा एक राशि है और प्रत्येक हिस्से को 30 अंश मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। तो वो राशियों, जब राशियां हैं तो महाभारत के काल में और रामायण के काल में पहली बात तो राशियों का कोई वर्णन नहीं दे रखा है, राशियां थी ही नहीं उस समय। वो तो ईसा के मत में राशियों का निर्माण हुआ है, वरना महाभारत के काल में और जे जे रामायण के काल में राशियां थी ही नहीं, नक्षत्र थे। साफ सा प्रमाण दे रखा है वहां पर, मेरे कहने में मत जाइए, देखिए प्रमाण। त्रेता में और द्वापर में राशियों का निर्माण था ही नहीं, वो तो ईसा के मत में हुआ है राशियों का निर्माण। ये है, इसलिए नक्षत्र ज्योतिष बहुत प्योर मानी जाती है। खैर, ऐसा नहीं है राशियों का प्रभाव नहीं होता, राशियों का प्रभाव होता है। खैर,
तो ये एक बार आप देख लीजिएगा, जैसे उदाहरण से फिर मैं बता देता हूँ आपको। वर का यदि वर का विषय यदि वंचर है, और वर का विषय वंचर है, और वधु का विषय द्विपद है, तो एक का आधा मिलेंगे। हाफ। एक का आधा। हाफ का मतलब दो का आधा नहीं, एक का आधा। वर का यदि वंचर है और वधु का चतुष्प है, वधु का चतुष्प है, तो आधा। वर का यदि वंचर है, वधु का यदि जलचर है, तो एक। वर का यदि वंचर है और वधु का यदि वंचर है, तो यहां पर कितने अंक प्राप्त हुए? दो। इसलिए अगर विषय दोनों का एक सा बन जाए तो परस्पर एक दूसरे में सामंजस्य बहुत अच्छा होगा। ये है। लेकिन अष्टकूट मिलान के अंदर मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा कि अष्टकूट मिलान क्या होता है। ये तो कुंडली मिलान पढ़ा रहा हूं मैं आपको, आपको गुण मिलान बता रहा हूँ, एक एक खोल के बता रहा हूँ। अष्टकूट मिलान अलग होता है। अष्टकूट मिलान में देखा जाता है लग्न, राशि, पहला। उसके बाद गणमैत्री, भकुट, नाड़ी, ये देखा जाता है। इन चीजों को निकाल कर ही कुंडली का रिजल्ट, गुण मिलान का रिजल्ट पहले से क्लियर कर दिया जाता है। इतनी मेहनत नहीं करी जाती। लेकिन नहीं, पढ़ाने के क्रम में अगर ये भी बताना जरूरी होता है। जी है। तो ये आप कर ही लोगे, मैं समझता हूँ, है ना। जी है। बाकी अभी इससे पहले जो मैंने चर्चा करी थी ना राहु की, ये याद रखना। एक बार फलादेश का एक बार बैक रिवीजन कर लो, एक बार उठा के। जरूरी है। आप ज्योतिष अगर कहीं से डिस्टर्ब होगी आपकी ज्योतिष, तो फलादेश के नियमों से हो सकती है। ये मेरा बहुत तगड़ा अनुभव है। जो व्यक्ति फलादेश के नियम को भूला, या अध्यात्म से जोड़कर नहीं चला ज्योतिष को, वो उसके फलादेश सही नहीं बैठेंगे। नहीं बैठेंगे फलादेश उसके। इसलिए अब क्या होगा कि हम आगे चलकर, अभी तो काफी चीजें पढ़ानी है, आगे चलकर जो है मैं इसके साथ साथ कुंडली अध्ययन भी ले लिया करूंगा। अब कुंडली अध्ययन का समय आ चुका है। मैं समझता हूं कि अब तक जितने भी लोग जुड़े हुए हैं गुरुकुल से, आप सभी लोग, अब आप कुंडली को तो आसानी से देख ही सकते हैं, किसी की भी देख सकते हैं। देख सकते हैं ना, तो कोई नहीं कर सकता इसके अंदर। यह है ना। तो कुंडली देख सकते हैं। और आज के लिए मैं जो है इतना ही आज मैं चाहूंगा, क्योंकि मेरी अब एनर्जी ताकत पूरी खर्च हो चुकी है अब तो। अब मैं अभी इस समय जो है, अब इससे आगे मैं अभी नहीं ले जा पाऊंगा। बाकी अगली क्लास में कवर कर लेंगे इसको, क्योंकि एनर्जी पूरी जा चुकी है मुझसे, अब बोला भी नहीं जा रहा है। यह मोबाइल बंद करके। प्रणाम गुरु जी। यह जी जी बोलिए। गुरु जी मेरे से बोला था कि जैसे कि आपने बताया ये वर्ण का, और आज और कल दोनों उसमें अष्टकूट मिलान में, जैसे कि अगर किसी का 36 गुण मिलते हैं अष्टकूट में टोटल, 36 में से कम 18 मिले तो ही विवाह के योग्य कर सकते हैं, बाकी बिल 18 से कम मिले तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, 18 से कम जो है वैध नहीं है। इसमें यदि इस जैसे ये गुण नहीं मिलेगा तो उसमें अपने जीवन पे जातक के जैसे क्या प्रभाव पड़ सकता है उसमें उसके, अभी तो कुछ उसको भी अभी थोड़ा आपने शुरुआत पढ़ी नहीं है, और आप अंत तक अंत की गति पता लगा रहे हो बैठ के। मतलब आप वही वाला हिसाब हो गया कि धृतराष्ट्र बैठ के महाभारत संजय से पूछ रहे हैं कि संजय क्या नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं मुझे बहुत आगे का नजर आ रहा है। अरे नहीं भैया, नहीं। अभी एक एक क्रम अनुसार चलो। मैं देखो, अगर ऐसी बात है तो मैं तो फिर एक बार में पढ़ा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं मैं ऐसा नहीं क्रम गुरु से, जी, जैसे प्रत्येक करेगा आप बता रहे हो प्रत्येक का, तो उसके साथ में उसका वापस साथ साथ में जैसे ये अगर नहीं मिलेगा तो उसके साथ में इसका ये मैं अपने जीवन में अभी ये। पढ़ाना, अभी मैं जा कर रहा हूँ, अभी तो पढ़ाऊंगा मैं काय को। अभी अभी क्लासेस चलेंगी, अभी निश्चिंत रहो, अभी मैं सब पढ़ा दूंगा, मैं सब बता दूंगा। अभी इसके बाद वर्ण, वैश्य, ठीक है, तारा, योनि, गणमैत्री, ग्रह मैत्री, भकुटी, नाड़ी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अष्टकूट मिलान क्या होता है। अभी आप लोगों को अष्टकूट मिलान नहीं मालूम है अभी। अभी मैं आपसे नहीं अष्टकूट मिलान, विश्वनाथ जी अष्टकूट मिलान के बारे में कुछ बताएंगे आप? यही गुण होते हैं ना गुरु, 36 गुण के अंदर जो मिलाते हैं अपन, नहीं। ऐसा ज्यादातर अष्टकूट मिलान, जैसे दोनों की कुंडली में जो लगन होता है उसको देखते हैं, फिर अ- उसके बाद दोनों के उसमें चंद्र जो है उसको हाँ देखते हैं। बिल्कुल सही, अब सही, अब तो सही, सही।
वो सब चीजें देखते हैं गुरु की। हाँ, लड़के का विषम लगन है या लड़की का सम लगन है, लड़के की विषम राशि है, लड़की की सम राशि है, ऐसे करके निश्चिंत रहिए प्रकाश जी। उत्सुकता को बरकरार करके चलिए, धीरे धीरे करके समझिए, रेस का घोड़ा मत बनिए। इसके अंदर क्या होगा, अगर आपको मेरा तो कुछ नहीं है, जैसे आपने अभी पूछा कि 18 से कम गुण मिलेंगे तो क्या दृष्टिगोचर होगा। अभी मैं केवल गुण मिलान नहीं पढ़ाऊंगा, इसके साथ साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्रह मिलान कैसे करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, 36 में से 36 गुण तो मिले, उसके बावजूद भी वैवाहिक जीवन कलहपूर्ण है। देखा होगा, जी गुरु। सुना होगा। सीताराम जी की वैसी कुंडली ले सकते हैं गुरु, बट आप अभी रेस्ट करिए गुरु, बिकॉज अभी थोड़ा आप क्या है, ज्यादा कष्ट मत दीजिए अभी अपने जो है गले वोकल पे। पर थोड़ा, वोकल पर असर मैं नहीं डाल रहा, मैंने नहीं काम कम कर दिया है। काम भी इसलिए मैंने कम कर दिया कि वोकल पे असर ना पड़े, डॉक्टर का साफ साफ जो है कहना है। तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको कि मैं जो बता रहा हूँ, गुण गुण मिलान के बावजूद भी किस तरह जीवन नरकपूर बन जाता है, वो पीछे का रीजन मैं बता रहा हूँ। मैं आपको गुण मिलान के बाद ग्रह मिलान कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा। ग्रह मिलान के अंदर अगर आपने कर लिया तो गुण अगर मिल रहे हैं 21, गुण मिल रहे हैं 22, लेकिन ग्रह मिलान अच्छा हो रहा है, उस अवस्था में जीवन सुखद होगा। वो कैसे करते हैं वो मैं जी गुरु। बताऊंगा आपको। कुंडली का ग्रह मिलान कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, निश्चिंत रहिए उस चीज को लेकर। ठीक है, ये है। जी गुरु। आज थोड़ा आज थोड़ा जो है एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि जो है क्षमा चाहता हूँ आज के लिए मैं, जो है, क्योंकि मैंने आपका जो है कि मुझे करवाना तो अभी आधे घंटे और था, लेकिन परिस्थिति ऐसी हो जाती है, उसमें मैं क्या करूं, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। यह है। बाकी निश्चिंत रहिए, गुण मिलान और ग्रह मिलान मैं संपूर्ण करवाऊंगा, अष्टकूट मिलान की महत्वता बताऊंगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है। और आज जो मैंने विषय पढ़ाया था इससे पहले, अभी जो मैंने विषय पढ़ाया है कि राहु यदि किसी नैसर्गिक शुभ ग्रह की राशि में बैठा हो और नैसर्गिक शुभ ग्रह के साथ हो, तो ये दुर्योग तो बना, लेकिन ये साथ साथ अब जो अपना राजयोग का भी कहीं ना कहीं प्रभाव देगा। उसके ऊपर एक गहरा अध्ययन करना आज। और ज्योतिष जो कहते हैं राजयोग राजयोग राजयोग, वो असल में राजयोग क्या है वो बस मैं और गहराई पे ले जाना चाहता हूँ आपको, जिससे आप कभी आगे चल के एक अच्छे स्तर पे कर सकें कुछ। ये है। ठीक है विपिन जी, क्षमा चाहूंगा आपसे। अच्छा, बोलिए। कुल मिला के व्यक्ति के पास लक्ष्मी आएगी, लेकिन उसका चारित्रिक पतन हो जाएगा, मतलब राहु के साथ ये गुरु का आज दुर्योग। इस कलयुग के अंदर ये हो रहा है कि अच्छे बुरे की परवाह नहीं करी जा रही है और धन लाया जा रहा है। आप देख ही जी रहे हैं जी कि गलत जी। कार्य करने वाला व्यक्ति धन की तरफ जा रहा है। इस कलयुग में हो रहा है, क्योंकि ज्योतिष देश काल और परिस्थिति पर निर्भर है। ज्योतिष के जितने भी फल कथन है वो देश काल और परिस्थिति पर निर्भर होते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, किसी की कुंडली के 2 या 3 ग्रह, 3 या 4 ग्रह उच्च के हों तो वो राजा के समतुल्य जिएगा, और किसी की कुंडली के अंदर 3 या 4 ग्रह नीच के हों तो वो भी बड़ा अच्छा जीवन जिएगा, राजा के समतुल्य जिएगा। अब बाकी समझ गए होंगे आप, जय है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, चलो, जय है। राधे राधे उ- गुरु। करो नीच का आराम ग्रह करो आप। नीच का ग्रह जो होता है भौतिक सुखों की चाह में डालकर जातक को पतन की ओर खींचता है। पतंग। उच्च का जी ग्रह जी। जातक को उत्थान की ओर ले जाता है। क्योंकि ज्योतिष वेदों के नेत्र हैं, ये मत भूलिएगा, इसको भूल से भी। अध्यात्म को मत भूलिएगा कभी, ज्योतिष वेदों कुछ के चीजें नेत्र हैं। पीछे की बहुत अच्छे से समझ में आती है, जब आप कहते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आती है कुछ चीजें। जी है। चलिए आप, राधे राधे। आज के लिए इतना ही, तो के लिए आप जी सब जी।